हरिओम। क्या उत्तम संतान की प्राप्ति संभव है? क्या मेरी संतान, लड़का या लड़की, संतति आदर्श हो सकती है? कैन आई हैव अ डिवाइन बेबी एंड इफ यस, इज देयर एनी साइंटिफिक बेसिस फॉर दैट? इसके लिए दिव्य संतान प्रकल्प प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रयास कर रहा है। ये कैसे संभव है, इसके बारे में आपके मार्गदर्शन के लिए हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके यहाँ जो संतति आए, उनका कुल दीपक आए, पुत्र या पुत्री के रूप में वो स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, कल्याणकारी हो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। हो सकता है आपकी इच्छा हो डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने। जब संतान आती है, पृथ्वी पर अवतरित होती है, तो हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा सफल हो यह आवश्यक नहीं है। तो क्या इसके पीछे कोई कारण है कि उन्होंने प्रयास किया, वो सफल हुए, मेरा बच्चा ऐसा नहीं बन पाया, ऐसा क्या हुआ? इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब हम कुमार के यहाँ से घड़ा लेके आते हैं तो घड़ा बना हुआ होता है, हम उसमें किसी भी प्रकार का शेप में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है, उसके शरीर की रचना बन चुकी होती है, बस उसे विकसित होना होता है। उसका कॉग्निटिव बिहेवियर, उसका मानसिक हेल्थ, वो सब कुछ अधिकांश रूप से आप कह सकते हैं मैक्सिमम उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। ऐसा कहते हैं 70 to 80% वो बच्चा बन चुका होता है। आप उसमें ऑफकोर्स परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आप मेजर परिवर्तन की शायद उम्मीद नहीं कर सकते। दिव्य संतान को लाना इस पृथ्वी पर, इस लोक में सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है, यह आपका सामाजिक और नैतिक दायित्व है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमारा निर्माण इसलिए किया है कि हम प्रकृति का उत्तरोत्तर विकास करें और उत्तम से उत्तम संतान हम इस समाज को, देश को दें, जिससे इस समाज देश का विकास हो और यह समृद्ध बने, खुशहाल बने और प्रेम के संगीत से परिपूर्ण हो। इवन सोरठी कवि ने तो यहाँ तक कहा है, ए जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी, नहीं कमाजे नूर। मतलब कितना महत्वपूर्ण है कि यदि आपको संतान उत्पन्न करनी है तो आदर्श संतान हो, दिव्य संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप संतान को इस पृथ्वी पे ही ना लाएं। कर्म के द्वारा जिस प्रकार से हम अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसी प्रकार हम यदि प्रयास करते हैं, गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करते हैं, तो हम अच्छे जीन्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं, और जो खराब जीन्स है या दोषी जीन्स है उनको हम निष्क्रिय कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। माता पिता यदि आदर्श होंगे तो आदर्श संतान होगी। हमको पता है यदि राम चाहिए तो कौशल्य और दशरथ चाहिए। उसके लिए पहले हम लहसुन की क्यारी में केसर नहीं उगा सकते। भक्त प्रहलाद का एग्जाम्पल हम सभी को पता है। माँ कयादु की कोख से जन्मा यह भक्त एक राक्षसी कुल में जन्म लेता है। माँ कयादु नहीं चाहती है कि उसके घर में भी हिरण्याकश्यप जैसा राक्षस पैदा हो, और देव ऋषि नारद से कंसल्ट करती है। वो उनको क्रियाएं बताती है गर्भधारण के पहले, और गर्भधारण के दौरान वो आश्रम में रखा जाता है, उनको सारी प्रक्रिया बताई जाती है, और फलस्वरूप एक राक्षस कुल में एक दिव्य संतान भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म लेती है। हमें अभिमन्यु का एग्जाम्पल सभी को पता है। 6 चक्र तक सुभद्रा कृष्ण की बहन, कृष्ण का चक्रव्यूह को भेदन का पूरा तरीका सुन रही थी, तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु भी सुन रहा था। 7वें चक्र के भेदन की प्रक्रिया में माँ सुभद्रा सो जाती है, तो गर्भस्थ शिशु भी सो जाता है, और अभिमन्यु 7वां चक्र भेदन नहीं कर पाता, नहीं सीख पाता है। शिवाजी का जन्म माँ जीजा के कोख से हुआ,
जीजा माता ऐसा वीर पुरुष लाना चाहती थी जो मुगलों से लोहा ले सके। पूरी गर्भावस्था के दौरान वो राम और लक्ष्मण की और अन्य वीर कथाएं अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती है और उसके फलस्वरूप एक वीर पुरुष का जन्म होता है और वो है शिवाजी। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का जन्म माँ भुवनेश्वरी देवी की कोख से होता है। भुवनेश्वरी देवी चाहती है कि उनकी कोख से शिव का अवतरण हो या शिव के अंश का अवतरण हो, और वो उसके लिए तपस्या करती है और नरेंद्र का जन्म होता है जो विवेकानंद के रूप में एक दिव्य पुरुष इस पृथ्वी को, इस लोक को माँ भुवनेश्वरी देवी देती है। दशरथ और कौशल्या चाहते हैं उनके घर आंगन में विष्णु का जन्म हो, वो विष्णु यज्ञ करते हैं और राम का जन्म होता है। गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य हम सभी जानते हैं, उनकी माँ गर्भावस्था के दौरान घोर शिव की तपस्या करती है और वो एक ऐसी दिव्य संतान आदि पुरुष शंकराचार्य के रूप में देखे जाती है जिसने पूरे सनातन धर्म की नींव रखी, दृढ़ता करी और स्थापित किया। तो इन सभी महापुरुषों की जब हम कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी जन्म होता है, हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है, क्या मेरे घर आंगन में भी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हो सकता है? अंधरूति जैसी विदुषी का जन्म हो सकता है? वीर शिवाजी मेरे घर में जन्म ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है यस। फिर आता है भाई ये कैसे संभव है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आपके माँ के गर्भस्थ शिशु को गर्भाशय में, यूट्रस में ना सोच करके उसको ये मानना है कि उसका शिशु बाहर है, वो शिशु उसकी गोद में है, वो शिशु उसके पिता के गोद में है, वो शिशु उनके घर आंगन में खेल रहा है। उसके सास ससुर, सारे रिश्तेदारों को ये मान के चलना चाहिए कि वो बालक जिसको उनकी बहू या बेटी गर्भ में लेके घूम रही हो, गर्भ में ना होके बाहर है, वो बालक सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो वातावरण में हो रहा है। अतः आपको उस गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ना सोचते हुए, बाहर सोचते हुए वो सब कार्य करने हैं जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। वो सब नहीं करना है जो आप बच्चे से नहीं चाहते। यदि आप एक संगीतज्ञ को पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक संगीतज्ञ हो, बांसुरी वादक हो, तो उस दौरान उसको वैसा एटमॉस्फेयर देना है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं है, पिता की है, सास ससुर की है और पूरे कुल की है। ये एक सिंपल इक्वेशन है। यदि माँ तनाव में रहती है तो वो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, प्लेसेंटा में जाते हैं, प्लेसेंटा से भी और हार्मोन सीक्रेट होके बच्चे में जाते हैं और बच्चे के मस्तिष्क पे, लिम्बिक सिस्टम के डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी प्रकार से बच्चे जब पैदा होते हैं तो तनावग्रस्त होते हैं, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, शिजोफ्रेनिया जैसी भयानक मानसिक रोग के साथ पैदा होते हैं। अब आप एक सुंदर मकान देख रहे हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो एक सुंदर मकान बनाए। आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुलाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाते हैं, उसके साथ आप कहीं मीटिंग करते हैं और आप उसको कहते हैं कि ऐसा मकान चाहिए जो सुंदर हो, जो कंफर्टेबल हो, और सबसे बड़ी बात आप लास्ट में बोलते हैं ये सब तो हो लेकिन मेंटेनेंस फ्री हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जब आपके कुल में, आपके घर में, परिवार में बालक बालिका का जन्म होने वाला था, तब क्या आपने उस संतति के लिए ये सब प्लानिंग की थी? क्या ये सब सोचा था? संतान पैदा करनी है, संतति पैदा करनी है, ये तो सोचा था, लेकिन कैसी संतति आनी है, क्या इसके बारे में कोई प्लानिंग की थी? ये प्लानिंग संतति आ गई उसके बाद में किया आपने। लेकिन क्या मकान बन जाने के बाद में मकान के अच्छे होने की प्लानिंग करते हैं क्या? नहीं ना, मकान बनाने के पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा मकान चाहिए, इतने कमरे चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होना चाहिए। तो ऐसी जब आप संतति की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको कैसी संतति चाहिए इसका भी आपको भान होना चाहिए और उसी के अनुसार परिवार के हर सदस्य को उसमें प्रयास करना चाहिए। मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये संभव है तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? मैं यहाँ पर आपको मुख्य रूप से गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक आधार के बताने के लिए हूं। तो मैं आपको बताऊं कि जब गर्भस्थ शिशु मां के
गर्भ में होता है तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जो माँ के कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको सारे के सारे सिग्नल्स मिलते रहते हैं। वो साउंड को परसीव करता है, लाइट को परसीव करता है। जो माँ के इमोशंस होते हैं वो उस बच्चे के मस्तिष्क पे इफेक्ट डालते हैं। जो माँ खा रही है, पी रही है, उस सब का फाइनल एक्सट्रैक्ट बच्चे के पास जाता है। और जब भी माँ को स्पर्श किया जाता है, माँ किसी को स्पर्श करती है, कोई भाव पैदा करती है, वो सारे के सारे भाव सूक्ष्म रूप से बच्चे के अंदर जाते हैं। तो एक माँ की 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया के थ्रू डायरेक्टली बच्चा कनेक्टेड होता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसको प्रूव करने के लिए। माता पिता हैं, वो बात कर रहे हैं और सोनोलॉजिस्ट उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब बातें प्रारंभ नहीं हुई तो बच्चे का मुंह बंद है गर्भावस्था में, लेकिन जब मम्मी पापा उसके बात करने लगते हैं तो बच्चे का मुंह खुला हुआ है। वो ये दर्शाता है कि बच्चा बात करना चाहता है। मीन्स आपको दिख नहीं रहा है, जब भी आप बात कर रहे हैं, जब भी माँ किसी से बात करती है तो बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व होता है। आप ये देखिएगा, बच्चा यहाँ गा रहा है। ये वीडियो आप देखिएगा और सुनिएगा, बाहर म्यूजिक बज रहा है और गर्भावस्था में बच्चा उसको सुन रहा है और गाने का प्रयास कर रहा है और डांस कर रहा है। आप एक एक भाव को देखिएगा, आपको आनंद आएगा, इसका आनंद लीजिएगा। किस तरीके से गर्भस्थ शिशु गा सकता है, नाच सकता है। आपने देखा, अब आप ये देखिए, बच्चा खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी माँ कोई अच्छा सा स्वीट कैप्सूल खा रही है। और यहाँ देखिए, बच्चा इरिटेबल है, बार बार अपने सिर को खुजा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी माँ स्मोकिंग कर रही है। तो ये सोनोग्राफी की, 4D सोनोग्राफी की डायरेक्ट इमेजेस हैं जो आपको प्रूव करती है, कोई संशय नहीं है कि जो भी बाहर हो रहा है वो बच्चे के साथ या बच्चा उसको रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत सारे साइंटिफिक पेपर हैं जो ये बताते हैं कि जो कुछ भी म्यूजिक है, साउंड है, उससे उसमें एनर्जी होती है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इवन आपको आश्चर्य होगा कि जो बीम है, फोटोन है, वो डीएनए पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मोबाइल टावर से, मोबाइल से या अन्य प्रकार के हानिकारक रेडिएशन आते हैं, उससे कैंसर हो सकता है, मानसिक बीमारियां हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बीम आपके डीएनए को ब्रेक करती है, डीएनए पे इम्पैक्ट डालती है। यही है कन्वर्जन ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो, फ्रॉग के एम्ब्रियो को टू सालमंडर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया गया रशियन साइंटिस्ट के द्वारा। वहां पर टारगेटेड बीम डाली गई डीएनए पे और उसको एम्ब्रियो को ही बदल दिया। ये डायरेक्ट रशियन साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल कर सकते हैं। ये एक और आजकल प्रश्न चल रहा है, क्या हमारा डीएनए इंटरनेट है? क्या हम खुद एक इंटरनेट हैं? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। कई बार आपने अपने मित्र को याद किया होगा, मित्र का फोन आ जाता है। कई बार आपने उन घटनाओं को सोचा होगा, देखा होगा, जो कुछ समय बाद या 2-4 दिन बाद हो जाते हैं, जिसे हम अक्सर टेलोपैथी बोलते हैं या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी बोलते हैं, कि हमारे को कुछ चीजें रिसीव होती है कुछ सिग्नल्स के द्वारा और वैसा हो जाता है। तो ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि जो हमारा डीएनए है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से बात करती है। डीएनए से फोटॉन्स इमिट होते हैं और उस फोटॉन्स को दूसरा डीएनए रिसीव करता है और रेस्पॉन्ड करता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि जो सनातन धर्म की संस्कृति जिसमें कहा गया है कि हर 2 जीवात्माएं, हर 2 जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो पेड़ों पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 2 पेड़ों की जड़ें आपस में बात करती है,
उनको ग्लास के चैम्बर में रखा तो उनके संदेश प्रदान हो रहे थे, और सिलिकॉन में रखा तो संदेश का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। अक्सर हमने सुना है कि हमारे देव ऋषि और देवता उनकी तपस्या होने पे उनको वरदान देते थे और कुपित होने पे उन्हें श्राप देते थे। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? इसके लिए मसारो इमोटो करके जापानीज साइंटिस्ट था, उन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया, पानी को कुछ अच्छा म्यूजिक सुनाया, अच्छा संदेश दिया और क्रिस्टलाइज किया तो ये सुंदर क्रिस्टल बनते हैं। और पानी के साथ में बैड म्यूजिक दिया, इविल बातें की गई तो पानी को क्रिस्टलाइज किया तो बैड डिफॉर्म डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल बनते हैं। वो ये बताता है कि जो हमारी साउंड है उसमें एनर्जी है और उसका इफेक्ट आता है, और पानी को हम वैसा बोलते हैं तब वैसा फलीभूत भी होता है। नेपोलियन हिल करके एक अमेरिकन राइटर थे, गर्भस्थ शिशु था, पता लगा कि उसके बच्चे के कान डेवलप नहीं हो रहा है। वो प्रतिदिन उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रख के अपने गर्भस्थ शिशु को संदेश दिया कि तू सुंदर है, प्यारा है, कंप्लीट है, पूर्ण है, तू जब इस पृथ्वी पे आएगा तो सुनेगा भी और देखा भी। और टू अटर सरप्राइज वो बच्चा जब पृथ्वी पे आता है तो पूर्णतः नॉर्मल होता है। ये एक्सपेरिमेंट टोटली ये बात पूर्णतः प्रूव करती है कि जो हम बोलते हैं वो एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी। वो साउंड एनर्जी आपके डीएनए पे इम्पैक्ट डालती है और उसमें चेंजेस कर सकती है। इसके लिए मैंने जब पाया तो यामानामा करके एक नोबेल प्राइज विनर था जिसको 2012 में इस काम के लिए कि स्टेम सेल सोमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर्ड सेल में, मैच्योर्ड सेल वापस सोमेटिक सेल में स्टेम सेल में कन्वर्ट करके उससे इच्छित बना सकते हैं। मीन्स मिट्टी से घड़ा और घड़े से वापस मिट्टी और उस मिट्टी से मूर्ति बनाई जा सकती है। ये नोबेल प्राइज विनर प्रूव किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया, जो गर्भस्थ माताएं थी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के लिए 50% से प्रेयर कराई गई, 50% से प्रेयर नहीं कराई गई। तो जो ग्रुप जिन माताओं ने प्रेयर की थी उन माताओं में गर्भ ठहरने की 50% से ज़्यादा सक्सेस रेट थी। वो ये बताता है कि प्रेयर में ताकत होती है। जो हमारे पूर्वज हमारे बड़े बोलते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लो, प्रार्थना करो, पूजा करो, तो उसका इफेक्ट आता है। ओम के ऊपर तो कई पेपर पब्लिश हो गए। ओम के उच्चारण को हम भी देखते हैं, ऐसा करने से हमें शांति मिलती है। तो ओम के ऊपर बहुत सारे के लिम्बिक सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, वेगस नर्व के थ्रू इफेक्ट डालता है और कई प्रकार के इस पे पेपर लिखे जा चुके हैं। तो ये बताता है कि ओम बोलने से जो ध्वनि पैदा होती है वो बहुत ही एनर्जेटिक होती है और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये एक रिसर्च है। माँ यदि स्मोकिंग करती है, अल्कोहल करती है, माल न्यूट्रिशन है, हैवी फैटी डाइट लेती है, लेट प्रेगनेंसी करती है जो आज कॉमन हो गया, तो उनसे होने वाले बच्चों में कई प्रकार की मानसिक, शारीरिक, शिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म और अन्य प्रकार की बीमारियों का प्रतिशत काफी ज्यादा पाया गया है। अब आते हैं कि भाई ये गर्भ संस्कार क्या है। जैनिज्म में, जैन फिलॉसफी के अंदर इसको आर्हम की साधना कहा गया है। आप देखिए कितना गहरा है कि प्रेगनेंसी करना एक सिंपल प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये साधना है, ये तपस्या है। एक नए जीव को आप पृथ्वी पे ला रहे हैं। वो जीव कैसा बनेगा वो आप पर, आपके संपूर्ण वातावरण पे डिपेंड करता है। उस जीव की संरचना, जीव कैसा बनने वाला है, तो किसी भी साधना और तपस्या से कम नहीं है वो। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कश्यप संहिता में इसका काफी विस्तार पूर्वक इसको बताया गया है। संस्कार ही सब कुछ है। संस्कार क्या है? भौतिक पदार्थ तो में जिस प्रकार से परिवर्तन करके उन्हें योग्य बनाए जाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म तरीकों से मनुष्य के पुरुष या स्त्री बीज में और उनके गर्भ में अन्य सूक्ष्म विभागों में इच्छित परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? दूध है, उससे आप दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं और चीज बना सकते हैं। चीज एक है, लेकिन आप उसमें संस्कार, भौतिक क्रियाएं अलग अलग करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कैसे संभव है? तो उसके लिए दो मुख्य बातें होती है कि जिस शरीर में निर्माण होना है उस शरीर का मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए। जो शरीर का प्रारंभ करने वाले हैं, अंडाणु और बीजाणु, पुरुष से मिलता है आपको स्पर्म,
मां से मिलता है अंडाणु और ओवम, दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है और दोनों को स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करना जरूरी है, और मानसिक और शुद्ध रूप से। तो शारीरिक रूप की शुद्धि के लिए योगा और आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पंचकर्म की क्रियाएं बताते हैं। यदि आप में कोई प्रॉब्लम होती है, आप में कोई बीमारी होती है, अंतःकरण की मन की शुद्धि और शांति के लिए आपको कई प्रकार के प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, मंत्र और इन सब के बारे में बताया जाता है। मीन्स शरीर की शुद्धि मां की और पिता की और मानसिक शुद्धि दोनों की अत्यधिक आवश्यक है, और वो गर्भ धारण के पहले से होना अनिवार्य है। गर्भस्थ शिशु के लिए हमें एक नॉर्मल मेंसेस चाहिए, ओव्यूलेशन, यूट्रस चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और हेल्दी स्पर्म एंड ओवम चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हर मिट्टी से श्रेष्ठ क्वालिटी का पानी को ठंडा करने वाला घड़ा नहीं बनता। इसके लिए कुमार खदान में जाकर श्रेष्ठ मिट्टी का चयन करता है, उसको मथता है, तैयार करता है और उससे एक श्रेष्ठ घड़ा बनता है। इसीलिए अंडाणु और बीजाणु का श्रेष्ठ और स्वस्थ होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि माता पिता तनाव में रहते हैं, माता पिता स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पे होगा। अतः माता पिता का संपूर्ण वातावरण का स्वस्थ प्रेममय होना अत्यधिक आवश्यक है। स्ट्रेस के बारे में हम बहुत सुनते हैं। क्या स्ट्रेस वाकई इफेक्टिव है? क्या स्ट्रेस नाम की कोई चीज है इस दुनिया में? तो एक चूहे को एक पिंजरे में रखा गया जिसके बाल काले थे, उसको कंटिन्यूस इरिटेबल साउंड दी गई और कुछ समय बाद पाया गया कि जिस चूहे के बाल पूरे काले थे, साउंड के इरिटेशन से, साउंड के स्ट्रेस से उसके सारे बाल सफेद हो गए हैं। दैट डायरेक्टली प्रूव दैट स्ट्रेस हैज गॉट ए ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड रिजल्ट। ज्योतिष विज्ञान के बारे में आप मान भी सकते हैं, आप नहीं भी मान सकते। मेरा उद्देश्य आपको कन्विंस करने का नहीं है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ यह है कि गर्भस्थ शिशु और हम सभी फिजिकल हैं, और जो भी फिजिकल होगी उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रहों के जितनी भी फोर्सेस है, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उससे ये फिजिकल बॉडी अफेक्टेड होगी। राम पृथ्वी पे आए, कृष्ण पृथ्वी पे आए, वो दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन सब के जीवन में कितने कष्ट आए ये हम सभी को पता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और जिस क्षण उनका शरीर का निर्माण हो रहा था, उस क्षण की जो ग्रह दशा थी, उस क्षण जो नक्षत्र थे, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और परिणाम स्वरूप वो सब उनको भोगना पड़ा। यूएसए की एक मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन, उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ कि डीएनए आपकी डेस्टिनी नहीं है, योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी एंड देयर बिहेवियर कैन बी चेंज बाय द एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स को समझने के लिए सिंपल है, एक बच्चा है, अच्छे वातावरण में रखते हैं तो अच्छा बच्चा बन जाता है, खराब संगत में रहता है तो खराब बच्चा बन जाता है। तो ये जो संगत है, ये जो संस्कार है, वो उसके अंदर जाके उसमें परिवर्तन ला रहे, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है। मिस डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज हुए बिना जीन्स किस प्रकार से व्यवहार करेगा, उसमें परिवर्तन, फिनोटाइपिक चेंज इन द ऑफ द जीन्स, तो वो फैक्टर जो उनमें फिनोटाइपिक चेंज ला सकते हैं उसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कैसे परिवर्तन आते हैं, इससे कौन से विटामिन्स हैं, उनसे हम इन परिवर्तनों को ला सकते हैं। बहुत शीघ्र डीएनए डाइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक बच्चे के डिफरेंट मुद्राओं के फोटो हैं, बाहर जैसी क्रियाएं हो रही है, बच्चा वैसे ही अंदर भाव बता रहा है। अब ये कैसे किया जाता है? गर्भ संस्कार की पूरी प्रक्रिया मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। आज मेरा उद्देश्य था गर्भ संस्कार क्या है और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, यह बताना। कोई भी मेथड तो बड़ा सिंपल होता है, फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि इसके 4 मुख्य अवयव होते हैं: आहार, खाना पीना, विहार, व्यवहार एंड वातावरण। हम कैसा सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है और कैसा भोजन कर रहे हैं, इस सब का डायरेक्टली एम्ब्रियो पे इम्पैक्ट होता है। ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। गर्भ संस्कार के अंदर हर महीने उसके भोजन क्या लेना है, कौन से ड्रिंक्स लेने, तरल पदार्थ लेने, कपड़े पहनने, आभूषण पहनने, कौन सा साहित्य पढ़ना है, कौन से खेल या मनोरंजन करना है,
वो सब बताया जाता है और वो सब भी बताया जाता है उसको नहीं क्या करना है। हर महीने का अलग प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल डिसाइडेड है गर्भस्थ शिशु में उस वक्त उसके कौन से अंगों का निर्माण हो रहा है, वैसे ही बाहर से उनको चीजें दी जाएगी जिससे कि वो पर्टिकुलर अंग, हार्ट है, ब्रेन है, लंग है, किडनी है, उसका निर्माण हो रहा, वो सुदृढ़ और स्वस्थ हो। तो ये सारी प्रक्रिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ डू एंड डोंट बताते हैं, जिसके अंदर गर्भ संस्कार में डॉक्टर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पुरोहित और पंडित होते हैं, योगा टीचर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है लड़का लड़की के चयन से पहले से गर्भस्थ शिशु के बाहर आने तक। गर्भ संस्कार की सारी प्रक्रियाएं विभिन्न स्टेजेस पे, विभिन्न फेज में चलती है और इन सब के लिए आपको गाइड करने के लिए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट होती है, वो मैंने आपको बताई। अब वेरियस थेरेपीज है, कुछ लोग इस प्रोसेस से मान लो नहीं जाना चाहते और जा भी रहे, तो हमने कई प्रकार की थेरेपीज डिजाइन की है। उसके अंदर जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, कौन सा म्यूजिक उनको सुनना है, वातावरण में जाना है, वैदिक मंत्र हैं जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, भजन कविताएं हैं, प्रेयर है, कौन से म्यूजिक आपको कब सुनने चाहिए, कब तबला सुनना है, कब मुरली और कब आपको वीणा वादन सुनना है, खिलौने बनाने जिससे आप में रचनात्मक प्रवृत्ति डेवलप हो आपके बच्चे के अंदर। गाय का बड़ा प्रभाव है, गाय का स्पर्श, गाय की परिक्रमा, गाय को भोजन कराना उनको, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पे होता है। लोगों से मिलना है, सोशल है, पंडित है, हवन है, कलर चिकित्सा है, पेंटिंग करना है, अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, बच्चे से वूम टॉकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, अफर्मेशन है, कुछ अच्छे दृश्य को देखना है, कुछ एजुकेशन लेनी है, पढ़ना है, सीखना है, कुछ नया काम करना है, ये सब आपके गर्भस्थ शिशु को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। वूम टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वूम टॉकिंग जितनी आप करेंगे बच्चा आपसे कनेक्टेड रहेगा, आपके परिवार से कनेक्टेड रहेगा। अक्सर आपको गार्डन में जाना चाहिए, गार्डन में जाके बच्चे को उस फूल से, पत्तियों से, शुद्ध हवाओं से, कोमल कोपलों से, पशु पक्षियों से उसको इंट्रोड्यूस कराइए, उससे कनेक्ट करिए, तो ये उसके अंदर एक पॉजिटिव प्रवृत्ति को डेवलप करेगा। अपने रिश्तेदारों से उस गर्भस्थ शिशु को मिलवाइए, उससे इंट्रोड्यूस करिए, तनाव से बचिएगा। इसके लिए कई बार गर्भ गीता आती है, उसका पाठन भी आप कर सकते हैं। हर महीने के योग अलग होते हैं, हर ट्राइमेस्टर के, उसको आपको योगा टीचर को मिलके करना है, अच्छा संगीत सुनना है, और कुछ पॉइंट हम बताते हैं कि क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। उसके अंदर पौष्टिक आहार है वो लेना है, हाइड्रेटेड रहना है आपको, विटामिन डॉक्टर्स की सलाह से लेना, नियमित एक्सरसाइज करनी है आपको, आराम करना भी आवश्यक है, और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें यदि आपके पास प्रोफेशनल स्ट्रेस हो रहा है। फिर आपको डॉक्टर के पास में, आयुर्वेद डॉक्टर के पास में या एलोपैथिक डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है उसके पास में रेगुलर आपको जाना है। क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड एडिक्शन से बचना है। शराब है, स्मोकिंग है, टबैको है, टू मच ऑफ कैफीन है, टू मच ऑफ फास्ट फूड है, पिज्जा बर्गर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कच्चे रॉ फूड का सेवन है, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रिज्ड फ्रूट से आपको अपने आप को बचाना है। गर्म बाथ टब से ज़्यादा अवॉइड करना है, रेडिएशन से अपने आप को बचाना है, रात को ज़्यादा नहीं जगना है। आप वो सब अप्रिय परिस्थितियां जो आपके अंदर डर पैदा करती है, संशय पैदा करती है, इनसिक्योरिटी पैदा करती है, उन सब से आपको दूर रहना है। रेगुलर आपको बैड सीन्स और बैड इवेंट्स नहीं देखने। स्पेशली हमारी न्यूज़ जो खुद एक अपने आप में एक हॉरर शो है, हमारे बहुत सारे पारिवारिक सीरियल्स जो हमारे परिवार में चलते हैं, वो उसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है हमारे परिवारों को तोड़ने का। कृपया करके वो सारे उस 12 महीने में, 3 महीने पहले और 9 महीने के दौरान, वो सारे षड्यंत्रकारी सीरियल वो कृपया ना देखें, ना सुने उनके बारे में, और ना ही ऐसी न्यूज़ पढ़े और देखें। जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, जो मास दुर्घटनाएं हैं, युद्ध के सीन है, उनको देखने से बचें। ये सब मैंने आपको बताया। यदि आप ये सब सुन के प्रभावित हैं, आप चाहते हैं समाज में परिवर्तन लाना, और आप इस प्रोजेक्ट से, दिव्य संतान प्रकल्प से किसी प्रकार को जुड़ना चाहते हैं,
आप भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप भी लोगों को प्रेरित करें, तो आप ये QR कोड को स्कैन करिए और हमें ज्वाइन करिए। और यदि आप गर्भस्थ हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको QR कोड को स्कैन करके हमारे गर्भ संस्कार की सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे दिव्य संतान प्रकल्प से, डॉक्टर अनिल गर्ग हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जन इंदौर में हूँ। हम विभिन्न जगहों पे जाकर के अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और सेंटर्स हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई कॉमर्शियल एम नहीं है। धन्यवाद। हरि ओम।